गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। तो आज की इस वीडियो में हम भूगोल के एक मॉडल प्रश्न पत्र के बारे में चर्चा करने वाले हैं। देखिए, इस मॉडल प्रश्न पत्र में से बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो देखिए, सबसे पहले देखिए यहाँ पे कक्षा 12 के लिए है और जो समय दिया गया है वो 2 घंटे 45 मिनट होगा और जिसका पूर्णांक है वो 56 है। सामान्य निर्देश दिए गए हैं विद्यार्थियों के लिए। परीक्षार्थी सर्वप्रथम अपने प्रश्न पत्र पर नामांकन अनिवार्य लिखें, यानी कि विद्यार्थी को सबसे पहले जो प्रश्न पत्र दिया गया है, यानी कि जो बॉक्स दिया गया है रोल नंबर का, वहाँ पे अपने अंकों को लिखें। सभी प्रश्न करने अनिवार्य है, यानी कि जितने भी प्रश्न दिए गए उन सभी प्रश्नों को उत्तर पुस्तिका में लिखना है। जिन प्रश्नों में आंतरिक खंड हैं उन सभी के उत्तर एक साथ ही लिखें। तो सबसे पहले हम बहुविकल्पीय प्रश्नों पर चर्चा करेंगे, यानी कि खंड ए में जो बहुविकल्पीय जो प्रश्न आएंगे उनके बारे में। देखिए, पहला प्रश्न दिया गया है, रुको और जाओ निश्चयवाद विचारधारा का प्रतिपादन किसने किया था? तो इस विचारधारा का जो प्रतिपादन किया था ग्रिफिथ टेलर ने किया था, यानी कि हमारा जो आंसर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 2 देखते हैं, निम्न में से कौन सा जनसंख्या प्रवास का अपकर्ष कारक है? तो अपकर्ष कारक शांति और स्थायित्व, यानी कि द हमारा सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, स्थानांतरणशील कृषि को लादांग कहा जाता है, यानी कि किस देश में इसको लादांग कहा जाता है? तो मलेशिया और इंडोनेशिया में स्थानांतरण जो शील कृषि है उसको लादांग कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ब हमारा सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 4, प्रकृति में पाए जाने वाले कच्चे माल का रूप बदलकर उसे मूल्यवान बनाती है। तो ये कौन सी क्रियाएं हैं? द्वितीय क्रियाएं। अगला प्रश्न, निम्न में से अदीस अबाबा किस देश की राजधानी है? तो ये इथोपिया की राजधानी है। अदीस अबाबा यानी कि इथोपिया की राजधानी है, तो ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से किस समयावधि में भारत की जनसंख्या वृद्धि दर अत्यंत निम्न थी? तो सही आंसर हमारा है द, यानी 1911 से 1921 तक जो जनसंख्या वृद्धि दर अत्यंत ही निम्न थी। प्रश्न नंबर जो 7 है उसको देखिए, ढाणी किस प्रकार की बस्तियां हैं? तो ढाणी पल्लीकृत बस्ती की ढाणी किस प्रकार की बस्तियां हैं? तो इसमें हमारा जो आंसर है वो है स, यानी कि पल्लीकृत बस्ती। नंबर 8, गन्ना उत्पादन में भारत का विश्व में स्थान है। तो गन्ना उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है। कौन सा स्थान है? दूसरा। नेक्स्ट प्रश्न, मुंबई में सबसे पहला सूती वस्त्र कारखाना स्थापित किया गया क्योंकि? मुंबई एक पतन है। ब, यह कपास उत्पादक क्षेत्र के निकट स्थित है। नंबर 6 है, मुंबई एक वित्तीय केंद्र था। और द, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर होगा उसमें उपरोक्त सभी। अब देखिए, रिक्त स्थान वाले प्रश्न है। प्रश्न नंबर 2, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। ये रिक्त स्थान ने वैश्विक संचार तंत्र में वास्तव में क्रांति ला दी थी, यानी किसने संचार तंत्र में? तो इंटरनेट। तो यहाँ पे जो रिक्त स्थान है उसकी जगह क्या आ जाएगा हमारे पास में? उत्तर इंटरनेट। भारत का सर्वाधिक अरहर उत्पादक राज्य कौन सा है? तो वो है महाराष्ट्र। भारतीय राष्ट्रीय जल नीति की घोषणा रिक्त स्थान में की गई, यानी कि राष्ट्रीय जल नीति की घोषणा कब की गई थी? तो 2002। उत्तर पश्चिम रेल मंडल का मुख्यालय स्थित है। रिक्त स्थान में भरना है, तो उत्तर पश्चिम रेलवे मंडल का जो मुख्यालय है वो जयपुर में स्थित है। अति लघुत्रात्मक प्रश्न, प्रश्न नंबर 3 के हैं। पहला प्रश्न है, जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले कोई 2 भौगोलिक कारक लिखिए। तो जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले 2 भौगोलिक कारक हैं जल की उपलब्धता और नंबर 2 है जलवायु। इसके बाद में फेजेंडा क्या है? फेजेंडा ब्राजील में कॉफी के बागवानों को फेजेंडा कहा जाता है, यानी कि ब्राजील में जो कॉफी के जो बागवान होते हैं उनको फेजेंडा कहा जाता है। प्रश्न नंबर 3, कुटीर एवं छोटे पैमाने के उद्योगों में कोई एक अंतर बताइए। तो इसका उत्तर है, कुटीर उद्योग में घर के सदस्य कार्य करते हैं, जबकि छोटे पैमाने के उद्योगों में स्थानीय श्रमिक भी कार्य करते हैं। प्रश्न नंबर 4, तृतीय क्रियाकलापों के कोई 2 उदाहरण दीजिए।
तो दो उदाहरण, नंबर एक व्यापार, दूसरा हो जाएगा परिवहन। अब हम खंड ब पे चर्चा करते हैं, यानी कि लघुत्तरात्मक जो प्रश्न दिए गए हैं उन पर। तो देखिए प्रश्न नंबर 4 क्या दिया गया है, पर्यावरणीय निश्चयवाद विचारधारा को स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर है, मानव भारत के अंतर संबंधों के संदर्भ में जर्मन भूगोलवेत्ताओं द्वारा पर्यावरणीय निश्चयवाद की विचारधारा प्रस्तुत की गई। इस विचारधारा के अनुसार मानव अपने सामाजिक विकास की प्रारंभिक अवस्था में प्रौद्योगिकी दृष्टिकोण से अत्यंत पिछड़ा हुआ था एवं उसके द्वारा किए जाने वाले समस्त कार्य प्रकृति के आदेशों के अनुसार ही संपन्न होते थे। जर्मन भूगोलवेत्ता रेटजेल ने इस विचारधारा को पर्यावरण निश्चयवाद का नाम दिया। इस विचारधारा के समर्थक विद्वान यह मानते हैं कि प्रौद्योगिकी विकास की इस अवस्था में मानव प्रकृति के आदेशों को न केवल मानता था अपितु उसकी प्रचंडता से भी डरता था एवं प्रकृति की पूजा करता था। ऐसे समाजों में प्रकृति को माता के रूप में देखा जाता है। प्रश्न नंबर 5 है, 1970 के दशक में मानव भूगोल में विकसित विचारधाराओं को बताइए। तो देखिए नंबर 1 विचारधारा है कल्याणपरक अथवा मानवतावादी विचारधारा। तो इसमें हम लिखेंगे, मानव भूगोल की इस विचारधारा का संबंध मुख्य रूप से लोगों के सामाजिक कल्याण के विभिन्न पक्षों में से था। इसमें आवास, स्वास्थ्य एवं शिक्षा जैसे समक्ष जो पक्ष हैं वो सम्मिलित थे। नंबर 2 आमूलवादी एवं रेडिकल विचारधारा। इसमें लिखेंगे, मानव भूगोल की इस विचारधारा में निर्धनता के कारण बंधन एवं सामाजिक असमानता की व्याख्या के लिए कार्ल मार्क्स के सिद्धांत का उपयोग किया गया था। समकालीन सामाजिक समस्याओं का संबंध पूंजीवाद के विकास से था। नंबर 3 है व्यवहारवादी विचारधारा। इसमें मानव भूगोल की इस विचारधारा ने प्रत्यक्ष अनुभव के साथ साथ मानवीय जातीयता, प्रजाति, धर्म आदि पर आधारित सामाजिक संवर्गों के दिक्काल बोध पर अधिक जोर दिया। प्रश्न नंबर 6 बस्तियों को आकृति के आधार पर वर्गीकृत कीजिए। आकृति के आधार पर बस्तियों को निम्नलिखित 2 वर्गों में रखा जाता है। एक तो है सहत बस्ती। इस प्रकार की बस्ती में मकान एक दूसरे के समीप मिलते हैं। सामान्यतः ऐसी बस्तियों का विकास उपजाऊ मैदानों या नदी घाटियों के सहारे मिलता है। इन बस्तियों में निवास करने वाले व्यक्ति मिलजुल कर रहते हैं तथा इनमें से अधिकांश व्यक्तियों के व्यवसाय समान होते हैं। दूसरी है प्रकीर्ण बस्ती। इस प्रकार की बस्ती में मकान एक दूसरे से दूर होते हैं तथा 2 मकानों के मध्य प्राय खेत मिलते हैं। इस प्रकार की बस्ती में एक पूजा स्थल या बाजार बस्ती के विभिन्न घरों को परस्पर बांधता है। प्रश्न नंबर 7 है विकासशील देशों में मानव बस्तियों की कौन कौन सी समस्याएं होती हैं, संक्षेप में बताइए। तो विकासशील देशों में उत्तर है, विकासशील देशों में मानव बस्तियों से संबंधित कई प्रकार की समस्याएं होती हैं, जिनमें से निम्नलिखित प्रमुख है अवहनीय जनसंख्या का केंद्रीकरण। नंबर 2 छोटे व तंग आवास व गलियां। नंबर 3 आधारभूत ढांचा जैसे बिजली, गंदे पानी की निकासी, स्वास्थ्य व शिक्षा जैसी सुविधाओं की कमी। प्रश्न नंबर 8 भारत में जनसांख्यिकीय प्रवास के कोई 3 आर्थिक परिणाम बताइए। तो देखिए आर्थिक परिणाम नंबर 1 है उद्यम प्रदेश में मुख्य लाभ अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों द्वारा भेजी गई हुंडी यानी कि पूंजी है। ये विदेशी विनिमय का मुख्य स्रोत है। नंबर 2 है सन 2002 में भारत ने अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों से 110 खरब अमेरिकन डॉलर धन के रूप में प्राप्त किया। केरल, तमिलनाडु व पंजाब आदि राज्यों के लोग अपने अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों से महत्वपूर्ण राशि प्राप्त करते हैं। प्रश्न नंबर 9 है मुख्य श्रमिक, सीमांत श्रमिक और अश्रमिक में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो सबसे पहले मुख्य श्रमिक वह व्यक्ति कहलाता है जो एक वर्ष में कम से कम 183 दिन तक आर्थिक दृष्टि से लाभकारी कार्य में लगा रहता है। सीमांत श्रमिक वह व्यक्ति कहलाता है जो एक वर्ष में 183 दिन से कम दिन का कार्य करता है। अश्रमिक वह व्यक्ति होता है जो वर्ष भर अपनी आजीविका के लिए कोई कार्य नहीं करता है, अपने भरण पोषण के लिए दूसरों पर निर्भर रहता है। इसे आश्रित जनसंख्या भी कह सकते हैं। प्रश्न नंबर 10 पल्लीकृत बस्तियां क्या हैं? भारत में पल्लीकृत बस्तियों के कोई 2 उदाहरण दीजिए। तो पल्लीकृत बस्तियां भौतिक रूप से एक दूसरे से पृथक बस्तियों को पल्ली या पल्लीकृत बस्तियां कहा जाता है। इन बस्तियों को भारत के विभिन्न भागों में स्थानीय स्तर पर पन्ना, पूर्वे, पाड़ा, पाली, नंगला, ढाणी आदि नामों से जाना जाता है। ये बस्तियां मध्य एवं निम्न गंगा के मैदान
छत्तीसगढ़ एवं हिमालय की निचली घाटियों में बहुतायत से पाई जाती हैं। प्रश्न नंबर 11, भारत में नगरों के विकास की किन्हीं 3 बिंदुओं की व्याख्या कीजिए। तो नंबर 1 है, भारतीय नगरों का विकास प्राग ऐतिहासिक काल से जारी है। प्राचीन कालीन नगरों की स्थिति सिंधु घाटी एवं हड़प्पा सभ्यता से मिलती है। नंबर 2, नगरों के विकास की यह प्रक्रिया निरंतर क्रियाशील है, जिस पर यूरोपियन लोगों का प्रभाव भी पड़ा है। नंबर 3, विकास प्रक्रिया के आधार पर भारतीय नगरों को निम्न भागों में बांटा गया है। एक तो प्राचीन नगर, दूसरा मध्यकालीन नगर और एक है आधुनिक नगर। प्रश्न नंबर 12, खानदान फसलों के वर्गीकरण एवं महत्व पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। अनाज की संरचना के आधार पर खानदानों को अनाज एवं दालों में वर्गीकृत किया गया है। भारतीय कृषि अर्थव्यवस्था में खानदान फसलों का महत्व बहुत अधिक है। देश के समस्त बोए गए क्षेत्र के 2/3 भाग पर खानदान फसलें उगाई जाती हैं। देश के समस्त भागों में खानदान फसलों का महत्वपूर्ण स्थान है, चाहे वह जीविका निर्वाह अर्थव्यवस्था अथवा व्यापारिक कृषि अर्थव्यवस्था पर आधारित हो। भारत विश्व का लगभग 11% अनाज उत्पादित करता है। प्रश्न नंबर 13, देश के कुल उपयोग किए गए जल में कृषि के क्षेत्र का हिस्सा कम होने की संभावना क्या है? तो उसका उत्तर है, देश के कुल उपयोग किए गए जल में कृषि क्षेत्र का हिस्सा कम होने की संभावना इसलिए है क्योंकि भविष्य में भारत में हो रहे आर्थिक विकास को दृष्टिगत रखते हुए देश में औद्योगिक तथा घरेलू सेक्टरों में जल का उपयोग बढ़ने की संभावना है, जो कृषि पर लोगों की घटती निर्भरता का सूचक भी है। प्रश्न नंबर 14 है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। इधर देखिए रेल लाइन दी गई है और इधर हम इधर चौड़ाई दी गई है। तो बड़ी जो लाइन है उसकी जो चौड़ाई होती है 1.616 मीटर होती है। मीटर लाइन की 1 मीटर होती है और छोटी लाइन की 0.762 मीटर होती है। प्रश्न नंबर 15, कोंकण रेलवे के बारे में आप क्या जानते हैं, स्पष्ट कीजिए। देश की आज़ादी के बाद जिन रेल मार्गों का विकास भारत में किया गया उनमें से कोंकण रेलवे का निर्माण सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। इस मार्ग का निर्माण सन 1998 में पूरा हुआ। यह रेल मार्ग 760 किलोमीटर लंबा है, जो पश्चिम समुद्री तट के साथ साथ महाराष्ट्र में रोहा से लेकर कर्नाटक राज्य में मैंगलोर तक जाता है। यह रेल मार्ग 146 नदियों व जलधाराओं, 2000 पुलों तथा 91 सुरंगों को पार करता है। इस रेल मार्ग पर एशिया की सबसे लंबी सुरंग 6.5 किलोमीटर भी है। इस रेल मार्ग के निर्माण से मुंबई का मैंगलोर से सीधा रेल संपर्क स्थापित हो गया है। अब हम खंड 6 पे चर्चा करते हैं, जिसमें दीर्घ लघुत्तरात्मीय यानी कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं। प्रश्न नंबर 16 है, आवधिक बाजार क्या है? ये लोगों एवं दुकानदारों के लिए किस प्रकार लाभकारी होते हैं, बताइए। तो इसका उत्तर है, ग्रामीण क्षेत्रों में नियमित बाजार न होकर एक निश्चित समय पर स्थानीय रूप से आवधिक बाजार लगाए जाते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में लगने वाले ये बाजार साप्ताहिक या पाक्षिक होते हैं तथा किसी निश्चित दिन अथवा तिथि पर लगते हैं। इन बाजारों में आने वाले अधिकांश दुकानदार आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में लगने वाले लगभग सभी आवधिक बाजारों में अपनी सेवाएं दिन तिथि के अनुसार प्रदान करते हैं, जिसके कारण महीने के अधिकांश दिनों में यह दुकानदार व्यस्त रहते हैं। किसी ग्रामीण बस्ती में लगने वाले आवधिक बाजार में मूल ग्रामीण बस्ती के अलावा समीपवर्ती ग्रामीण बस्तियों के लोग अपनी दैनिक आवश्यकताओं की वस्तुओं की खरीदारी करते हैं। इस प्रकार यह बाजार एक विस्तृत जो क्षेत्र को सेवा प्रदान करते रहते हैं। प्रश्न नंबर 17, द्वितीयक गतिविधियों द्वारा प्राकृतिक संसाधनों का मूल्य बढ़ जाता है। कथन को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर दिया गया है, द्वितीयक गतिविधियों द्वारा प्राकृतिक संसाधनों का मूल्य बढ़ जाता है। द्वितीयक गतिविधियां प्रकृति से प्राप्त कच्चे माल का रूप बदलकर उसे और अधिक मूल्यवान बना देती हैं। द्वितीयक गतिविधियां खेतों, वनों, खदानों एवं सागरों व महासागरों से प्राप्त पदार्थों का रूप परिवर्तन कर उन्हें मूल्यवान बना देती हैं। द्वितीयक गतिविधियां विनिर्माण, प्रसंस्करण एवं निर्माण अवसंरचना उद्योगों से संबंधित है। उदाहरण नंबर 1, कपास एक कच्चा पदार्थ है जिसका उपयोग सीमित है, परंतु रेशे में परिवर्तित होने के पश्चात यह और अधिक मूल्यवान हो जाता है। इसका उपयोग वस्त्र निर्माण में होता है। खदानों से प्राप्त लौह अयस्क का प्रत्यक्ष उपयोग नहीं किया जाता, लेकिन अयस्क से इस्पात बनाने के पश्चात ये मूल्यवान हो जाता है तथा इसका उपयोग अनेक प्रकार की मशीनें व औजार बनाने में होता है। प्रश्न नंबर 18, वर्षा जल संरक्षण से होने वाले लाभों का उल्लेख कीजिए। तो वर्षा जल संरक्षण के लाभ क्या क्या हैं?
वर्षा जल संरक्षण से निम्नलिखित लाभ हैं। नंबर 1, वर्षा जल संरक्षण संग्रहण धरातलीय व भूमिगत जल की उपलब्धता में वृद्धि कर भूमिगत जल के स्तर को बढ़ाता है। साथ ही इसे भूमिगत जल को निकालने में ऊर्जा की बचत होती है। फ्लोराइड और नाइट्रेटस जैसे संदर्शकों को कम करके अमिश्रित भूमिगत जल की गुणवत्ता को बढ़ाता है। नंबर 3, मृदा अपरदन तथा बाढ़ों को नियंत्रित करने में सहयोग मिलता है। नंबर 4, वर्षा जल संग्रहण विधि को जल वृत्तों के पुनर्भरण के लिए उपयोग किया जाता है, जिसके कारण इससे तटीय क्षेत्रों में सागरों के लवणीय जल का प्रवेश रुक जाता है। नंबर 5, वर्षा जल संग्रहण घरेलू उपयोगों के लिए भूमिगत जल पर मानवीय समुदाय की निर्भरता को कम करता है। 6 नंबर है, भारत के अधिकांश नगरों में जल की मांग जल की आपूर्ति की तुलना में काफ़ी बढ़ चुकी है। वर्षा जल संग्रहण से नगरों में जल की बढ़ती मांग को काफ़ी सीमा तक पूरा किया जा सकता है। अब हम खंड द पे चर्चा करते हैं, जिसमें निबंधात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे। तो प्रश्न नंबर 19 है, जनसंख्या संगठन के महत्वपूर्ण घटक कौन कौन से हैं, इनका विस्तार से वर्णन कीजिए। तो उत्तर दिया गया है, जनसंख्या संगठन के महत्वपूर्ण घटक आयु, लिंग, साक्षरता, आवास का स्थान आदि हैं। ये घटक विकास की भावी योजनाओं को निश्चित करने में सहायक होते हैं। सबसे पहले हम लिंग संगठन पर चर्चा करते हैं। किसी भी देश की महत्वपूर्ण जननांकी की विशेषता उसमें निवास करने वाले स्त्रियों और पुरुषों की संख्या होती है। जनसंख्या में स्त्रियों और पुरुषों की संख्या के बीच के अनुपात को लिंगानुपात कहा जाता है। लिंगानुपात किसी भी देश में स्त्रियों की स्थिति के संबंध में महत्वपूर्ण सूचना देती है। औसतन विश्व में 1000 स्त्रियों के पीछे 1000 पुरुष हैं। यूरोप के लैटविया देश में विश्व का उच्चतम लिंगानुपात दर्ज किया गया है। इसके विपरीत एशिया के संयुक्त अरब अमीरात में निम्नतम लिंगानुपात दर्ज किया गया है। लिंगानुपात के विश्व प्रतिरूप से विश्व के विकसित देशों में कोई भिन्न अंतर नहीं दिखाई पड़ता। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा सूचीबद्ध 139 देशों में लिंगानुपात स्त्रियों के लिए अनुकूल हैं, जबकि शेष 72 देशों में यह उनके लिए प्रतिकूल है। सामान्यतः एशिया महाद्वीप में लिंगानुपात की स्थिति अच्छी नहीं है। एशिया वहीं दूसरी ओर रूस सहित यूरोपीय महाद्वीप के एक बड़े भाग में पुरुष अल्पसंख्या में है। यहाँ लिंगानुपात स्त्रियों के अनुकूल है। आयु संरचना, यह जनसंख्या संगठन का एक महत्वपूर्ण घटक है। यह विभिन्न आयु वर्गों में लोगों की संख्या को प्रदर्शित करती है। सामान्यतः जनसंख्या को 3 प्रमुख आयु समूहों में विभाजित किया जाता है। ये हैं बाल आयु वर्ग जो 0 से 14 वर्ष होता है, प्रौढ़ आयु वर्ग 15 से 59, वृद्ध आयु वर्ग 60 वर्ष या इससे अधिक होता है। जब किसी देश में बच्चों की संख्या अधिक होती है तो निर्भर जनसंख्या का अनुपात बढ़ जाता है। इसके विपरीत 15 से 59 वर्ष की आयु वर्ग में अधिक जनसंख्या होने पर कार्यशील जनसंख्या अधिक हो जाती है। 60 वर्ष से अधिक आयु वाली जनसंख्या का एक बड़ा अनुपात उस वृद्ध जनसंख्या को प्रदर्शित करता है, जिसे स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं के लिए अधिक खर्च की आवश्यकता होती है। नंबर 3 है साक्षरता। किसी देश की कुल जनसंख्या में साक्षर जनसंख्या अनुपात उस देश के सामाजिक आर्थिक विकास का सूचक माना जाता है। साक्षर जनसंख्या के अनुपात से लोगों के रहन सहन के स्तर, महिलाओं की सामाजिक स्थिति, शैक्षणिक सुविधाओं की उपलब्धता तथा प्रशासनिक नीतियों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। वस्तुतः आर्थिक विकास का स्तर साक्षरता का कारण एवं परिणाम दोनों ही है। व्यावसायिक संरचना, कार्यशील जनसंख्या विभिन्न प्रकार की सेवाओं एवं उत्पादन कार्यों में संलग्न मिलती है। कार्यशील जनसंख्या निम्न 5 क्षेत्रों में कार्यरत मिलती हैं। नंबर 1 प्राथमिक क्षेत्र जैसे कृषि, वानिकी, मत्स्य तथा खनन। द्वितीय क्षेत्र में विनिर्माण या उद्योग। तृतीय क्षेत्र में परिवहन, संचार तथा अन्य सेवाएं। चतुर्थ क्षेत्र अनुसंधान तथा वैचारिक विकास से संबंधित कार्य। पंचम क्षेत्र है परामर्शदाता, निर्णयकर्ता, नीति निर्माता एवं विशेषज्ञ। उक्त 5 क्षेत्रों में संलग्न कार्यशील जनसंख्या का अनुपात किसी देश के आर्थिक विकास के स्तर का एक उत्तम सूचक है। आदिम अर्थव्यवस्था वाले देशों की अधिकांश कार्यशील जनसंख्या प्राथमिक क्षेत्र में कार्यरत मिलती है। प्रश्न नंबर 20 है, आप उदारीकरण, निजीकरण एवं वैश्वीकरण से क्या समझते हैं? इन्होंने भारत के औद्योगिक विकास में किस प्रकार से सहायता की है, वर्णन कीजिए।
उत्तर दिया गया भारत में औद्योगिक नीति की घोषणा सन 1991 में की गई। इस नीति के 3 प्रमुख उद्देश्य हैं। उदारीकरण से आर्थिक विकास को गति प्रदान करने के लिए भारत सरकार द्वारा पूर्व आर्थिक नियम एवं कानूनों में लचीलापन, लाइसेंस प्रणाली को समाप्त करना, विदेश निवेश को प्रोत्साहित करना, उद्योग स्थापना, वाणिज्य एवं व्यापार क्षेत्रों में छूट संबंधित समस्त प्रयासों को उदारीकरण के नाम से जाना जाता है। निजीकरण से उदारीकरण निजीकरण को आधार प्रदान करने के लिए बनाई गई है। सार्वजनिक क्षेत्रों से निजी क्षेत्रों की ओर स्वामित्व हस्तांतरित करने की प्रक्रिया को निजीकरण कहा जाता है। निजीकरण घरेलू तथा बहुराष्ट्रीय दोनों पूंजी निवेशकों को आकर्षित करने के लिए किया गया है। वैश्वीकरण से है। वैश्वीकरण का अर्थ है देश की अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ एकत्रित करना। इस प्रक्रिया के अंतर्गत सामान व पूंजी सहित सेवाएं, श्रम एवं संसाधन एक देश से दूसरे देश को स्वतंत्रता पूर्वक पहुंचाए जा सकते हैं। उदारीकरण, निजीकरण एवं वैश्वीकरण का भारत का औद्योगिक विकास में सहयोग। उदारीकरण, निजीकरण तथा वैश्वीकरण भारत की औद्योगिक क्षेत्र को निश्चित करने के प्रमुख लक्ष्य रहे हैं। इन लक्ष्यों के क्रियान्वयन से भारत के औद्योगिक विकास को पर्याप्त प्रोत्साहन मिला है। इसके प्रमुख कारण निम्न रहे हैं। नंबर 1, सुरक्षा, सामरिक अथवा पर्यावरण से संबंधित 6 उद्योगों को छोड़कर भारत सरकार ने सभी उद्योगों को लाइसेंस व्यवस्था से मुक्त कर दिया गया है। नंबर 2 है सन 1956 से सार्वजनिक सेक्टर के लिए सुरक्षित उद्योगों की संख्या को 17 से घटाकर 4 कर दिया गया है। इस प्रकार 13 उद्योगों के लिए निजी क्षेत्र के दरवाजे सरकार द्वारा खोल दिए गए हैं। केवल परमाणु शक्ति तथा रेलवे से संबंधित उद्योगों की सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत बने रहे हैं। भारत द्वारा सार्वजनिक उद्योगों के शेयरों में से कुछ को सामान्य जनता, कामगारों तथा वित्तीय संस्थाओं के लिए आवंटित करने का निश्चय किया गया है। नंबर 4 है किसी भी उद्योग में पूंजी निवेश की सीमा को समाप्त कर दिया गया है तथा इसके लिए लाइसेंस व पूर्व अनुमति की व्यवस्था को भी समाप्त कर दिया गया है। नंबर 5, उद्योगों में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश को घरेलू निवेश के रूप में मान्यता प्रदान की गई है। इससे भारतीय उद्योगों में विदेशी निवेश के दरवाजे खुले गए, जिसके परिणाम स्वरूप उद्योगों में उन्नत तकनीक, वैश्विक कुशल प्रबंधन एवं व्यावहारिकता का अभिगमन तथा प्राकृतिक व मानवीय संसाधनों के सर्वोत्तम उपयोगों का समावेश होने से उनके विकास को एक नवीन दिशा प्राप्त हुई है। नंबर 6, भारत की औद्योगिक नीति में से घरेलू तथा बहुराष्ट्रीय दोनों व्यक्तिगत पूंजी निवेशकों को आकर्षित करने के लिए उदारता दिखाई गई है। खनन, दूरसंचार, राष्ट्रमार्ग निर्माण व व्यवस्था को निजी क्षेत्र की कंपनियों के लिए खोल दिया गया। नंबर 7, इन सभी छूटों के बाद प्रत्यक्ष विदेश के निवेश भारत सरकार की आशाओं के अनुरूप नहीं रहा, लेकिन विदेश निवेश का एक बड़ा भाग घरेलू उपकरणों, वित्त सेवा, इलेक्ट्रॉनिक्स, विद्युत उपकरण, खाद्य व दूध जैसे उद्योगों में लगाए जाने से इन उद्योगों के विकास को पर्याप्त प्रोत्साहन मिला है। देखिए विद्यार्थियों, प्रश्न क्रमांक 21 से जो 22 मानचित्र कार्य से संबंधित है और इनको हमें मानचित्र में इनके उत्तर देने हैं। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का दिया जाएगा। दिए गए विश्व के रेखा मानचित्र में निम्न को दर्शाइए। तो देखिए इसमें किस किस को दर्शाना है। लेटविया, ब्राजील, रूस, संयुक्त अरब अमीरात उत्तर इनको। तो आपको विश्व का जो नक्शा देखिए इस तरह से विश्व का हमें नक्शा दिया गया है। देखिए यहाँ पे हमारे पास में रूस आ जाएगा, लेटविया और संयुक्त अरब अमीरात और ब्राज़ील। आप इस नक्शे को देख के और जो भी देश दिए गए हैं उनकी स्थिति को देख लें। नंबर जो 22 प्रश्न दिया गया है, दिए गए भारत के रेखा मानचित्र में निम्नांकित समुद्री पतनों को दर्शाइए। यानी कि हमें जो समुद्री पतन दिए गए हैं कांडला, कोच्चि, चेन्नई और पारादीप, इनको हमें भारत के नक्शे में इनको दिखाना है। तो ये भारत का नक्शा हमें दिया गया है। देखिए कांडला कहाँ पे आएगा, यहाँ गुजरात के आसपास आएगा। पारादीप ये आ गया हमारे पास में, और इसके बाद में हमें चेन्नई और कोच्चि कहाँ पे आता है, केरल में नीचे। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों जो ये मॉडल प्रश्न पत्र दिया गया है तो ये आपके लिए बहुत उपयोगी है, क्योंकि 4 अप्रैल को जो पेपर होने वाला है उसमें आपके इसमें से बहुत सारे प्रश्न मिलने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।